हाँ भाई। जय हिंद सभी एस्पिरेंट्स को। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और आप हैं डिफेंस उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर और हम कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक 2025, यानी कि हमारा टारगेट है सीडीएस 1 2026। ये क्लैरिटी शायद आप लोगों को हो शायद नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सीडीएस 1 2026 को टारगेट कर रहे हो, जो कि 12 अप्रैल 2026 को कंडक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए करंट अफेयर्स आपको कितने कवर करने हैं। कई जगह आपको सुनने का होता होगा कि भैया 6 महीने के करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने पेपर का एनालिसिस किया है तो आपको पता है ये फैक्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूपीएससी 6 महीने के टारगेट को नहीं देखती है। इवन एफकैट ने भी लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो और इवन अपकमिंग सीएपीएफ एसी की भी तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ एसी के तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करने पड़ते हैं। बट सीडीएस और एनडीए के लिए आप तकरीबन 10 से 12 महीने के करंट अफेयर्स मान के चलो। ठीक है। तो सीडीएस 1 2026 के लिए 1 अप्रैल मंथ से आप स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स को कवर करना। ठीक है। इन सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप सीडीएस स्टडी मटेरियल की ड्राइव पर जाओगे, जिसकी लिंक यहाँ पर दे रखी है, वहां पे आप सब तरह का स्टडी मटेरियल नोट्स एंड ऑल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो भाई मैं आपको अपकमिंग बैच के बारे में बता देता हूँ। हम लोग देखिए, हमारे 2 बैचेस रनिंग है। एक आपका है बसंतर 1, वो ऑलरेडी रनिंग है, जो स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा जो अपकमिंग है वो आने वाला है आपका बसंतर 2, जो कि दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4.5 महीनों के लिए ये बैच रहेगा आपका। और बैच हमारे पास एक ऑफलाइन बैच भी है, जो कि नोएडा सेक्टर 62 में कंडक्ट होता है। आईएमएस जो कॉलेज है वहां पर आप गूगल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्लासेस का टाइमिंग रहता है शाम को 3:30 PM से लेके अराउंड 7:30 PM तक। आपको जो भी बैचेस की डिटेल चाहिए वो आपको 8839961158 पर मिल जाएगी। आप सीएपीएफ एसी के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस दोनों के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हो। इनरोल करना चाहें तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। मेरे क्रेडेंशियल्स आपको पता ही है। ठीक है। आई हैव डन एमबीए फ्रॉम बिट्स पिलानी, क्लियर्ड सीडीएस एंड एफकैट फॉर 6 and 5 times एंड टीचिंग फॉर दीज एग्जाम्स फ्रॉम मेनी ईयर्स। ठीक है। ये बेसिक डिटेल थी। अब हम आ जाते हैं आगे सीधे अपने करंट अफेयर्स पे। बाकी प्रमोशन प्रमोशन तो चलता रहेगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट was first to shift from human centric to eco centric approach in international jurisprudence। यानी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स में या फेडरल कोर्ट्स में पहला ऐसा कोर्ट आ जाता है जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से इको सेंट्रिक अप्रोच पे शिफ्ट कर रहा है। कैसे? देखो, इको सेंट्रिक जो अप्रोच होती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमें पूरे इकोसिस्टम का ख्याल रखना है। ठीक है। इसके कंपोनेंट्स का ख्याल रखना है, मतलब कि नेचर जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है। अपने खुद के लिए। ऐसा नहीं कि भैया नेचर को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो सिर्फ ह्यूमंस के यूज के लिए, वो गलत रहेगा। इगो सेंट्रिक अप्रोच ये नहीं कहती। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में हम ह्यूमंस को फर्स्ट रखते हैं। ठीक है। अब हमारे कुछ की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, जिससे हमें इको सेंट्रिक अप्रोच के बारे में पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको पुश करती है। कैसे? देखो, एक केस आया था आपका टी एन गोदा वर्मन। ये केसेस जरूरी है। ठीक है। टी एन गोदा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस था। इस केस में जो फॉरेस्ट नाम का शब्द होता है उसकी मीनिंग को किया गया एक्सपेंड। ठीक है। ये बोला गया कि फॉरेस्ट का मतलब होता है जो भी हरियाली भरा इलाका है, ग्रीन एक्सपेंसेस है। ठीक है। उनके नेचर को छोड़ दो कि भाई वो प्राइवेट है पब्लिक है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या ओनरशिप है। नहीं, जहां भी हरियाली है उसको फॉरेस्ट में काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपका एक और आता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ, यानी कि WWF वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 वाला केस आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि भैया कंजर्वेशन जो मेजर्स होते हैं इनको आपको बढ़ाना है, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करनी है, WPA 1972, है ना। इसको और मजबूत तरीके से आपको लागू करना है। उसके बाद एक केस और आता है, उसका नाम है NR नायर वर्सेस वही यूनियन ऑफ इंडिया, सन 2000 का केस है। इसमें यह बोला गया कि एनिमल्स जो हैं
वो कंसाइंड बीइंग्स हैं, यानी कि उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी फीलिंग होती हैं। उनको जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ, किसी तरह की आप उनके ऊपर क्रुएलिटी नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद सबसे रिसेंटली जो एक केस आता है वो आता है एनिमल वेलफेयर, या लिखने में दिक्कत हो सकती है, एनिमल वेलफेयर वर्सेस बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज। 2014 का भैया ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इकोसेंट्रिक अप्रोच की बात करी थी। उन्होंने बोला था कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि जलीकट्टू, आपने सुना होगा इसके बारे में। यहाँ पर जो भैंसे या फिर मेरे ख्याल से गाय वगैरह होती हैं, उनके साथ में ह्यूमंस की रेसलिंग और रेस टाइप की होती है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया ह्यूमन ट्रेडिशंस को इसके ऊपर में आपको नहीं रखना है, एनिमल्स को पहले रखना है। सेकंड आता है कि यूनाइटेड सॉरी यूनियन कैबिनेट ने कोसी मैकी इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट जो बिहार का है, उसको PMKSY AIBP में इंक्लूड कर दिया है, इसको अप्रूवल दे दिया है। यानी कि कोसी रिवर का जो सरप्लस पानी होता है ना, वो कहाँ जाएगा? वो भेजा जाएगा आपका महानंदा रिवर के बेसिन में। ठीक है। कैसे? इनको लिंक किया जाएगा, कैसे लिंक किया जाएगा? इनको लिंक किया जाएगा मैकी रिवर के द्वारा। अब देखो भाई, ये है हमारी कोसी, ये रही महानंदा, और मैकी रिवर तो इसमें नहीं दिखाई गई है। ठीक है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अभी जो हमारा EKMC है, EKMC क्या है? EKMC है ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल, है ना। इसको रिमॉडल किया जाएगा, इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अभी जो EKMC है ना, ये कोसी प्रोजेक्ट का पार्ट आ जाता है 1954 से, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में बनाया गया था, ताकि जो कोसी रिवर अपने कोर्सेस को बार बार शिफ्ट करती रहती है, उसके साथ में डील किया जा सके। आप सबको पता है कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है ना। तो भैया इससे डील करने के लिए इसको किया गया था। अब अगर हम PMKSY की बात करेंगे, तो एक अम्ब्रेला स्कीम है, 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका सीधा सा काम आ जाता है कि भैया खेत तक पानी कैसे पहुंचाया जाए, है ना। फिजिकल एक्सेस वाटर की फार्म तक कैसे पहुंचाई जाए, कल्टीवेबल एरिया मतलब जहां पर खेती की जाती है, उस एरिया को कैसे बढ़ाया जाए, इरिगेशन में कैसे डाला जाए, फार्म वाटर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, वगैरह वगैरह। अब अगर हम कोसी और मेगी रिवर की बात करेंगे, तो कोसी जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर मतलब कि जो एक से ज्यादा देशों में बहती है, यानी कि जो नेपाल में भी बहती है, इंडिया में भी बहती है। इसका ओरिजिनेशन होता है तिब्बत में। ठीक है। फिर ये नेपाल में आती है, हिमालयन माउंटेन्स में, और बिहार में आ जाती है, फिर हमारे प्लेन्स के पास में, और गंगा रिवर के पास या कटिहार के आसपास में क्या कर जाती है? मर्ज हो जाती है। अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में सन कोसी है, ठीक है, अरुण कोसी है, तमूर कोसी है, अलग अलग इनके पार्ट्स आ जाते हैं जो मिल जाते हैं। और मैकी की बात करें, तो मैकी भी एक पेरेनियल रिवर है, यानी कि ये भी साल के 12 महीने फ्लो करती है, कोसी के ईस्ट की तरफ यहाँ कहीं आ जाती है। और जो कि महानंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी भी है। आगे नीति आयोग ने सेकंड एडिशन ट्रेड वॉच क्वार्टरली का रिलीज किया है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में। तो इस रिपोर्ट को हर 3 महीने में रिलीज किया जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमें मिलता है इंडिया की ट्रेड पोजीशन का। हर 3 महीनों में हमें पता चलता है कि भैया ट्रेड के मामले में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अब देखो, UAE और नीदरलैंड्स, ये तीनों कंट्रीज इंडिया के लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट है ना। ये हमारे एक्सपोर्ट मार्केट है, यानी कि यहाँ पर हम सामान भेजते हैं सबसे ज्यादा। अराउंड 33% जो टोटल एक्सपोर्ट है हमारा, वो इन तीन कंट्रीज में जाता है। वहीं चाइना, UAE और रशिया, ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर हम लीड करते हैं इंपोर्ट के मामले में, यानी कि हम सबसे ज्यादा सामान इनसे मंगाते हैं। अब अगर हम इंडिया की ओवरऑल रैंक की बात करते हैं, तो हम टॉप 10 में आ जाते हैं। किसमें? ग्लोबल एक्सपोर्टर्स में। ठीक है। मतलब टॉप 10 नंबर पर आ जाते हैं जो दुनिया में सामान भेजते हैं। सिक्स्थ लार्जेस्ट हम आ जाते हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर की रैंक में। यानी कि 6 नंबर पर हम अपना टेक्सटाइल भी बाहर भेजते हैं। मतलब कि 4% हमारा जो शेयर है वो ग्लोबल ट्रेड में आ जाएगा। फर्दर, प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर 10% कट इन ओ ओ ओ ये रिपीट हो गया, सॉरी पिछले महीने का था, स्लाइड डिलीट करना भूल गया। द फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम हैज कमेंस्ड एट विशाखापट्टनम कोस्ट। तो भैया ये है एक बायलैटरल ट्राई सर्विस
इंडिया एंड यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। बायलैटरल मतलब कि जो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में होती। मल्टीलैटरल मतलब जहां पर मैनी कंट्रीज इन्वॉल्व। तो दोनों कंट्रीज की तीनों ट्राई सर्विसेज जो है वो आएंगी और साथ में आपकी एक्सरसाइज कर रही है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहता है, बाहर के देशों में रहता है, उनके ऊपर रिपोर्ट रिलीज की है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो माइग्रेट कर गए हैं किसी फॉरेन कंट्री में। हो सकता है अभी माइग्रेट किया हो सकता है कि सेवरल जनरेशंस पहले, आजादी से पहले या आजादी के बाद उन्होंने माइग्रेट कर लिया हो, है ना। और रिसेंट पास्ट में मतलब वो लोग गए हैं। अब इन लोगों को इंडिया की तरफ से लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो इशू, मतलब इंडिया की तरफ से नहीं, किसी और कंट्री ने इनको लॉन्ग टर्म वीजा इशू किए थे और अब ये जाके अब्रॉड सेटल डाउन हो गए। ठीक है। अब इसमें हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआईज भी आ जाते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओज भी आ जाते हैं, और एनआरआईज भी आ जाते हैं, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओज में फर्क क्या है? देखो, पीआईओ दोनों ही है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों है, बट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने खुद को रजिस्टर करा लिया है ओसीआई के अंडर। पीआईओज ने हो सकता है कि आपका रजिस्टर ना कराया हो। और एनआरआई तो भैया वो इंडियंस है जो बस बाहर काम करने के लिए गए हैं, काफी टाइम से बाहर रह रहे हैं, इनके पास इंडिया का पासपोर्ट है। तो अभी अगर हम 2024 के डेटा को देखें तो इंडियन डायस्पोरा जो है वो 35.42 मिलियन है, यानी कि 15.85% तो हमारे एनआरआईज आ जाते हैं। 19 नहीं, पॉइंट नहीं, वही परसेंटेज नहीं आएगा, 15.85। और 19.57 जो मिलियन है वो हमारे पीआईओ और ओसीआई आते हैं। ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा पाया जाता है। उसके बाद समर्थ उद्योग भारत 4.0 समर सेंटर्स की बात करते हैं तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज, भारी इंडस्ट्रीज एंड स्टील, उन्होंने पार्लियामेंट को अपडेट किया है 4 स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, यानी कि समर्थ सेंटर्स के बारे में। ठीक है। इनको किसके अंडर में सेटअप किया गया था? इनको सेटअप किया गया था एनहेंसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर के अंडर। ठीक है। अब ये जो समर्थ उद्योग 4.0, भारत 4.0 जो है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेस का एक इनिशिएटिव आ जाता है। ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 से उनका क्या मतलब है? इनका सीधा सा मतलब है आपको डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इन सबको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की जा सके। नेक्स्ट बात होगी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि कैरा की। तो इंडिया ने एक रिकॉर्ड तकरीबन चाइल्ड एडॉप्शंस देखे हैं, तकरीबन 4,500 के आसपास। इतने चाइल्ड एडॉप्शन फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में देखे गए हैं, जिसमें कैरा ने तकरीबन 8,598 नए आइडेंटिफाइड बच्चों को एडॉप्शन पूल में डाला है कि भैया अब इनको एडॉप्ट किया जा सकता है। केरा की बात करें 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंडर में सेटअप किया गया था, मतलब इसको बाद में ट्रांजिशन कर दिया गया था। और ऑब्वियसली बात है कि मिनिस्ट्री आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली आएगी। इनका काम क्या है? इनका काम है एक नोडल बॉडी के तौर पे फंक्शन करना, ताकि इंडियन बच्चों का एडॉप्शन हो सके, है ना। उसको मॉनिटर करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, यानी कि इन कंट्री भी, अगर देश के अंदर भी अडॉप्शन हो रहा हो, और इंटर कंट्री भी, यानी कि कोई बाहर वाला बंदा हमारे बच्चों को अडॉप्ट करने जा रहा हो, तो ये पूरा का पूरा आपका किया जाता है कैरिंग्स के द्वारा, CARINGS, यानी कि चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। ठीक है। ये सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि क्या करती है? आपकी हेग कन्वेंशन के अंडर में फंक्शन करती है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बनाए गए थे बच्चों के एडॉप्शन के लिए। ठीक है। इंडिया ने इनको 2003 में रेटिफाइड भी किया था। अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की नेशनल रिलीफ फंड PMNRF की। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्स ग्रेटिया अनाउंस किया है कि भैया इस फंड से जो आपके फायर फैक्ट्री एक्सप्लोजन हुआ था गुजरात में, उनके विक्टिम्स को दिया जाएगा। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था PM नेहरू जी के टाइम पे, ताकि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं
जो पाकिस्तान से 1948 में इंडिया में माइग्रेट करके आए थे, उनकी तुरंत तुरंत सहायता की जा सके। ठीक है। अब ये जो फंड है, ये ऐसी फैमिलीज के तुरंत इमीडिएट रिलीफ के लिए दिया जाता है जो किसी ना किसी तरह की नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स में गिर जाती हैं, अर्थक्वेक्स वाली सिचुएशन आ जाती है, लैंडस्लाइड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, तो उनको तुरंत मदद की जरूरत होती है, तो उनके लिए ये फंड यूज किया जाता है। इसमें आपकी क्या होता है, कई बार लोगों को हार्ट सर्जरी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है, कैंसर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो लोग एसिड अटैक से डील कर रहे हैं, इनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है। इस फंड में सरकार का पैसा नहीं जाता है, बस टोटली पब्लिक का कंट्रीब्यूशन जाता है, और कोई भी बजटरी सपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। जो भी पैसा इसमें दिया जाता है वो इनकम टैक्स के अंडर में एक्सेम्प्टेड रहता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो भैया इसको अनवेल किया था प्राइम मिनिस्टर ने, COP28 की मीटिंग हुई थी दिसंबर 2023 में। इसका सीधा सा पर्पस है ऐसे लोगों को इंसेंटिवाइज करना, इनाम देना जो प्रो एनवायरमेंट एक्शंस लेते हो और मिशन लाइफ इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हो। मतलब की फीचर्स क्या है, सबसे पहली बात, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज आ जाती हैं, वो सब इसमें शामिल है ना। अब जब कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान इस तरह की एक्टिविटीज करता है तो उसको दिए जाते हैं ग्रीन क्रेडिट्स। अब इस ग्रीन क्रेडिट को आप डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री बना रही है, फैक्ट्री बनाते हुए उसको 100 पेड़ काटने पड़ रहे हैं, है ना। अब 100 पेड़ काटने पड़ रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो ग्रीन क्रेडिट्स के जरिए वो 100 पेड़ काटने की परमिशन लेगी कि भैया मैंने तो काफी ज्यादा काम ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, तो मेरे पास ग्रीन क्रेडिट है। अगर मान लो उसके पास ग्रीन क्रेडिट नहीं है, तो वो किसी और से ग्रीन क्रेडिट को क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, है ना। तो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए यूज किया जाता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। इसको चलाया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE, जो देहरादून के पास में है, यानी कि IMA देहरादून के बगल में ही है। और एलिजिबिलिटी वगैरह की बात तो छोड़ ही दो आप। अब आते हैं, लोकसभा ने पास किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जो कि वक्फ एक्ट 1995 को कर देगा अमेंड। अब देखो वक्फ एग्जैक्टली क्या है। वक्त को बोला जाता है एक चैरिटेबल इंडाउमेंट, यानी कि कोई भी इंसान, ठीक है, वो मरने से पहले या फिर किसी भी रीजन की वजह से अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा है रिलीजियस पर्पसेस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। जैसे कि उसने बोल दिया कि भैया यहाँ पर एक मस्जिद बननी चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, है ना। अब ये जो टर्म है ये आता है एक अरेबिक टर्म, और इसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है इस्लाम में हदीस के साथ, हदीस हदीस जिसको बोला जाता है। ठीक है। अब 8th सेंचुरी में इंडिया में जो वक्फ प्रॉपर्टीज थी उनको मैनेज किया जाता था यहाँ के प्रोविंशियल और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के द्वारा। वैसे तो 8th सेंचुरी में इंडिया में ऐसा कुछ खास इस्लामिक प्रेजेंस था नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ छोटी मोटी जगह पर जहां पर उनका था, वहां पर आपके सद्र ए सूबा या सत्र सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता था। सेंट्रल अथॉरिटी मोस्टली सुल्तान वगैरह के पास हुआ करती थी, जो पहले इंडिया में नहीं थे। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब सेकंड खलीफा इस्लाम के आए, उस टाइम पे हजरत उमर, तब वक्त का जो मीनिंग है और ज्यादा एक्सपेंड हो गया है। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज के बेटर मैनेजमेंट के लिए, है ना, और ये इंश्योर करने के लिए कि भैया जमीनें सही हो, एफिशिएंट सर्वे हो, जो स्टेक होल्डर्स उसमें इंक्लूडेड हो, उनका एम्पावरमेंट हो, इसको इसके लिए इसको क्रिएट किया गया। लेकिन धीरे धीरे भैया इन लोगों ने क्या कर लिया, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना भी स्टार्ट कर लिया। अभी रिसेंटली कर्नाटक में ही हुआ था भाई, वक्फ ने क्लेम ठोक दिया एक पर्टिकुलर जमीन पे, जो कि इंडियन आर्मी की थी। फिर इंडियन आर्मी आई और उनके कंट्रोल को हटाया, है ना। अब वक्फ क्रिएट करने के लिए कंडीशंस भी रखी गई हैं कि भैया अगर वो जमीन आपकी है, लॉफुल ओनर हो आप उस प्रॉपर्टी के, तभी आप वक्फ बना सकते हो, है ना। और दूसरा, अगर आपने वक्फ अलाल औलाद, ठीक है, जो बनाया है, उससे इनहेरिटेंस राइट्स नहीं खत्म होंगे, इंक्लूडिंग वुमेन ईयर्स। मतलब कि आपको प्रॉपर्टी मिली आपके फादर से, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने उस प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी फादर से मिली है, ये आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, मतलब इस पे आपके बच्चों का भी बराबर हक है। आप इसको ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते हो। आपने जो अर्न किया है उस प्रॉपर्टी को आप दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है। अब इसमें मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है कि सारे वक्फ जो है ये खुद को रजिस्टर करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन पोर्टल में। 6 महीनों के अंदर उनको ऐसा करना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल उसको आगे भी बढ़ा सकता है।
रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ यानी कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उसको आप वक्फ की उसमें कैटेगरी में नहीं डालेंगे, उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर उठता है कि भैया ऐसी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, तो उसके लिए एक आपका डिजिग्नेटेड ऑफिसर आएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और वो इंक्वायरी करेगा और उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को सौंपेगा। उसके बाद आता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी कि यूनियन मिनिस्टर जो है, ठीक है, जो कि वक्फ के चार्ज में है, वो आपके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, लो भाई, एक्स ऑफिशियो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन होंगे। वो डायरेक्टिव इशू करेंगे बोर्ड को, सियोमोटो पावर भी होगी उनके पास में। बाकी कुछ एमपीज को भी शामिल किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी शामिल किया जाएगा, हाई कोर्ट के जजेस को भी शामिल किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होगा भैया आपके वक्त में। अब उसके बाद स्टार्ट होता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर्स के प्रोलॉन्ग इन एक्शन को कंडेम किया है, कड़ी निंदा की है कि डिफेक्शन की जो पेटिशंस आपकी पास आ रही हैं, आप इन पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। देखो भैया, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पहले सुनो। कंसेप्ट सिंपल सा है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इंट्रोड्यूस किया गया था, 10th शेड्यूल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कि पॉलिटिकल डिफेक्शंस ना, यानी कि आपको एक पार्टी ने दिया टिकट, आपने चुनाव लड़ा उसके ऊपर, कंटेस्ट किया इलेक्शन को, आप जीत गए। जीतने के बाद में आप दूसरी पार्टी में स्विच कर रहे। क्यों? क्योंकि भैया उनको एमपीज या एमएलएज की जरूरत है, उनको गवर्नमेंट बनानी है ना। इसी को डिफेक्शन कहा गया, डिफेक्ट कर देना, हिंदी में इसको बोला जाता है दागी। ठीक है, इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ताकि स्टेबिलिटी रहे लेजिस्लेचर्स में, आप अपनी पार्टी स्विच ना करें। ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाते हैं कि अगर आप अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप दे देते हैं इलेक्ट होने के बाद, या व्हिप को आप फॉलो नहीं करते हो। ऐसे में स्पीकर या चेयरपर्सन एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के तौर पे काम करता है, जो कि आपकी पार्टी की तरफ से जो पेटिशन डाली गई है कि भैया इस बंदे को हमारी पार्टी से हटा दो, इसकी मेंबरशिप खत्म करो, उसको देखते हैं। फाइनल आर्बिट्रेटर होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस में। अब इसमें हो क्या रहा है कि स्पीकर जो है वो इनएक्शन कर रहे हैं, मतलब कि वो ज्यादा एक्शन ले नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको हड़काने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया हम तुम्हारे इनएक्शन के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक पावर्स है, कि हम जो हैं वो पावरलेस नहीं है। अगर स्पीकर इनडिसिसिव रहता है, आप कोई फैसला नहीं ले रहे हो डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन पे, तो हम फैसला लेंगे। कोर्ट ने बोला कि हम एक रीजनेबल टाइम फ्रेम आपके लिए बना सकते हैं, कि इस टाइम फ्रेम में आपको एक्शन लेना पड़ेगा डिफेक्शन की पेटिशंस पे। कोर्ट आउटकम तो डिक्टेट नहीं कर सकती कि भैया आप क्या फैसला ले रहे हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम बता सकते हैं। ठीक है, कि भैया इस रीजनेबल पीरियड में आपको फैसला लेना पड़ेगा। अब ये हुआ था आपका कैशम मेघ चंद्र सिंह वर्सेस मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 के केस में। अगर स्पीकर एक्ट करने से फेल कर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर्स को यूज करके कुछ एक्शन ले सकती है। ठीक है, बाकी भी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फिजिकल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स पे। तो ये जो कंपोजिट एफ एच आई है, इसको बेसिकली सी ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के डेटा के, जो डेटा उन्होंने ड्राइव किया उसके ऊपर बनाया गया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 को कवर किया गया है। ये बेसिकली नीति आयोग का एक इनिशिएटिव आ जाता है। इनका सीधा सा काम है सारे इंडियन स्टेट के फिजिकल हेल्थ को देखना। कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस यूज करते हैं। 18 मेजर स्टेट्स को कवर किया जाता है जो इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में कितना है, डेमोग्राफी बेसिकली क्या है, वहां पे टोटल पब्लिक का एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ओवरऑल फिजिकल स्टेबिलिटी स्टेट की देखी जाती है। इसमें लीड कर रहा है आपका उड़ीसा 67.8 के साथ। उड़ीसा के बाद में वी आर हैविंग छत्तीसगढ़, देन गोवा, देन झारखंड एंड गुजरात, मतलब ये टॉप 5 स्टेट्स आ जाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे सेंटिनलीज की, तो एक यूनाइटेड स्टेट का नेशनल जो है, मान नहीं रहे भाई यूनाइटेड स्टेट्स वाले, पहले भी एक बंदे को मारा था और अब इसको भी अरेस्ट कर लिया गया। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास में ट्राई कर रहा था, ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है वहां पर जाने की। लोकल मछुआरों को ब्राइबिंग वगैरह करके बंदा घुसने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो सेंटिनल आइलैंड है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का पार्ट आ जाता है। यहाँ पर आपके इंडिजीनियस सेंटिनलीज लोग रहते हैं, जो कि एक निग्रिटो ट्राइब को बिलोंग करते हैं।
ठीक है। ये लास्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है वर्ल्ड का, मतलब हम कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इन तक नहीं पहुंच पाई है। ये लोग 10,000 साल पहले जैसे हम लोग रहते थे, ये लोग वैसे ही रहते हैं। इनको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में डाला गया है। इंडिया में टोटल 75 ऐसे ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिन पे सरकार खास ध्यान देती है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन और आ जाते हैं? ग्रेट अंडमानीज, ये भी यही आसपास रहते हैं। ठीक है। जरावास, इनका नाम तो आपने शायद सुना होगा, ये भी यही रहते हैं। ठीक है, जरावास। ओंगेस जो है वो भी यहाँ पर है। शोम पेंस है। ये भी बाकी पीबीटीजीज हैं जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं। सेंटर ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 जारी किया था, ताकि जो ट्रेडिशनल एरियाज इनके द्वारा ऑक्यूपाइड किए गए हैं, इनको रिजर्व यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज में बदल दिया जाए। यानी कि यहाँ पर बिना एथोराइजेशन के आप एंटर नहीं कर सकते हो। फोटोग्राफी या फिल्मिंग करना भी ऑफेंस। फिर रेयर कॉपर प्लेट्स मिली हैं, जिसमें देवराय फर्स्ट के कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक को मेंशन किया गया है, बेंगलुरु में मिली है। ठीक है। जो कि बिलोंग करती हैं विजयनगर एम्पायर, और इनको लिखा गया है संस्कृत और कन्नड़। ठीक है। संस्कृत और कन्नड़ में लिखा गया है, और इसके साथ साथ नागरी की जो देवनागरी की, देखो ये का लिख रहा है, ना लिख रहा है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसको बिलोंग करते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन्होंने 18th लोकसभा को रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लाया गया है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर तो आपको भी पता होगा। देखो, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होता है, उसके साथ साथ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये एक ग्लास है ना, इस ग्लास में मौजूद सभी लोगों को रिजर्वेशन देना है, लेकिन ये जो ऊपर ऊपर की क्रीम आ जाती है ना, उनको रिजर्वेशन नहीं देना। ओबीसीज के अंदर एक उन्होंने फैक्शन बना दिया है कि भैया ये लोग क्रीमी लेयर वाले लोग, है ना। क्रीमी लेयर का मतलब ये आ जाता है कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग तो करते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो सोशियो और इकोनॉमिकली आप लोग बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा एडवांस आ जाते हैं ओबीसीज के अंदर ही अंदर। ठीक है। ये आपका आया था मंडल 3 जजमेंट में, यानी कि इंदिरा साहनी केस में 1992 में। इंदिरा साहनी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन होता है सिविल पोस्ट में, उसमें आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। रामनंद प्रसाद कमेटी आई थी, उन जजमेंट के बाद में बनाई गई। क्रीमी लेयर में दो कैटेगरीज रखी गई, ऐसे लोग जिनके मदर फादर जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में है। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो भैया आपको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है ना। और दूसरा, ऐसे लोग जो कि 8 लाख से ज्यादा कमाते, मतलब उस टाइम पे कम थी, बट 8 लाख इसको रिवाइज कर दिया गया है 2017। अगर आपके पेरेंट्स इतने से ज्यादा कमाते हैं, आप उससे ज्यादा कमाते हैं, तो फिर आप क्रीमी लेयर में काउंट किए जाएंगे, क्रीम में आ जाते हो। अब गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी कैन ओनली बी बाय एग्जीक्यूटिव नॉट कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था इसकी कुछ टाइम बाद, बट उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि भैया डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाएंगे, कोर्ट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं चलाएंगे, जैसा कि वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये वाले केस में, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है स्पीकर्स के ऊपर। इसी के रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था कि भाई देखो, डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। ठीक है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। मतलब कि पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब लोग इलेक्शन के टाइम पे इनसे जवाब मांगते हैं तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि कोर्ट्स की भैया कहीं पे अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कंसेप्ट है, ये एक फ्रेंच फिलोसफर ने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने, है ना। उन्होंने बोला कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है सरकार चलाने के लिए, जिससे अथॉरिटी का कंसेंट्रेशन सिर्फ एक ही एंटिटी में या इंडिविजुअल में नहीं होता है, इससे अलग अलग ब्रांचेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती है। फिर हम समुद्री घास यानी कि सीवीड की बात करें तो इंडिया का जो सीवीड फार्मिंग सेक्टर है, इसका वैल्यूएशन अभी 200 करोड़ है। हम लोग एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं कि ये 3,277 करोड़ का हो जाएगा अगले 10 सालों में। ठीक है। अब ये जो सीवीड होती है ना, ये न्यूट्रिएंट रिच सी प्लांट होता है जो ओशंस और सीज में उगाया जाता है, उगता है। इसके अंदर पाए जाते हैं 54 ट्रेस एलिमेंट। इतने भैया इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग
डिसीज के साथ फाइट करते हैं, लाइक कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। अब इससे क्या क्या मिलता है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे कि एक तो इसका बनता है एल्गिनेट, नेचुरल थिकनर होता है, जो कि ब्राउन सीवीड से बनाया जाता है ना। फूड्स में, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में यूज किया जाता है। एक होता है अगार, जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जो कि रेड सीवीड से निकलता है। इसको डेजर्ट्स मतलब खाने वाला जो मीठा होता है, जैम्स हैं, लेबोरेटरी कल्चर्स में यूज किया जाता है। और एक होता है आपका कैरागिनन, ये जेलिंग एजेंट होता है जो रेड सीवीड से ही निकाला जाता है। इसको डेयरी और प्रोसेस फूड्स में यूज किया जाता है। अब जब हमारे प्रधानमंत्री जो है थाईलैंड की विजिट पे गए, तो थाईलैंड की जो पीएम है उन्होंने तिपितिका की एक कॉपी हमारे पीएम को गिफ्ट की, जो कि पाली लैंग्वेज में थी, है ना। अब देखो, तिपितिका का बोला जाता है थ्री सेट या थ्री बास्केट। भगवान बुद्ध के वचनों को या पूरे बुद्ध जो टेक्स्ट हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जो इनिशियली पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, है ना। और यही आपकी फाउंडेशन है क्या बोलते हैं, वदा बुद्धिज्म की। ठीक है। देखो, इसमें एक तो आता है विनय पिटक। विनय पिटक में वो रूल्स और रेगुलेशंस डाले गए हैं, जो भी लोग संघ को ज्वाइन कर रहे हैं, मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए। उसके बाद आपका आता है, सॉरी, सूत पिटक। ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध के जो वचन है उनको कवर किया गया है, सरमन्स और टीचिंग्स को। और उसके बाद आपका आता है अभिधम्मा, पिटक आता है। इसमें फिलोसफिकल मैटर्स के साथ डील किया गया है। ठीक है। और अगर हम थेरावादा बुद्धिज्म की बात करें, तो ये सबसे पुराने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के फॉलोअर्स आ जाते हैं। ठीक है। इन लोगों को थेरावादिन्स कहा जाता है। ठीक है। मतलब कि जो पुराने टीचर्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद वारंगल चपाटा चिली या टोमेटो चिली, तेलंगाना की, इसको जीआई टैग मिला गया है ना। इसका कलर काफी लाल चटक रंग है, और ये ऐसी गोल गोल रहती है, जो कि टोमेटोज के जैसे दिखती है। होती तो थोड़ी कम स्पाइसी है, लेकिन फ्लेवर इसका काफी रिच होता है। इसके अंदर पाई जाती है कैप्सिकम ओलिरोसिन प्रॉपर्टीज। तीन टाइप की होती हैं। एक तो भैया आपकी होती है सिंगल पत्ती, एक होती है आपकी डबल पत्ती, और एक होती है आपकी ट्रिपल होती है क्या शायद। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम होता है ओडालू। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, एनसीपीसीआर 25 फाउंडेशन डे को मनाती चली जा रही है। 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक ऑटोनोमस रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि लोकेटेड है इन गोवा। ठीक है। इंडिया का प्रीमियर आर एंड डी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी रिसर्च एक्टिविटीज को देखता है पोलर और सदर्न ओशन के क्षेत्र में। यानी कि हमारे जो अंटार्कटिक के जो बेसिस हैं, कौन कौन से बेसिस हैं, एक तो आ जाता है मैत्री, एक आ जाता है भारती, इनको मैनेज करते हैं। और जो आर्कटिक के बेसिस हैं, जो कि जिसका नाम है हिमाद्री, उसको भी मैनेज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नोडल मिनिस्ट्री आती है, जो कि इसके साथ डील करती है। अब भाई अगर बात करते हैं तो आगे कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फेज 2 को अप्रूव कर दिया है, 2024 से लेके 2029 तक। ये है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% फंडिंग रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो वीवीपी वन थी, ये आपकी थी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंटर उसको स्पॉन्सर्ड कर रहा। ठीक है। यानी कि उसमें 100% फंडिंग सेंटर की नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर रेशियो रखा जाता है, जैसे 60-40 का रख दिया। सेंटर 60 दे रहा है, स्टेट 40 दे रहे हैं। हिल एरियाज के लिए 90-10 का हो जाता है। ठीक है। कि भैया 90% सेंटर दे रहा है, 10% स्टेट दे रहा है। अब इसमें स्ट्रेटेजिक विलेजेस को कवर किया जाता है। ठीक है। जो कि हमारे इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स के आसपास आ जाते हैं, तकरीबन 17 स्टेट्स और यूटीज में। ठीक है। इसमें नॉर्थ बॉर्डर ब्लॉक्स वगैरह भी कवर किए गए हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पीएम गति शक्ति का यूज किया जाएगा। फिर आ जाते हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है कि फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ लॉस को तमिलनाडु के अगस्त मलाई लैंडस्केप में वायलेट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट लैंड है, उनका इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जिनको आप प्लांटेशन कल्टीवेशन के लिए, टी के लिए, कॉफी के लिए, रबर के लिए साफ कर रहे हो, है ना। इस लैंड को बेसिकली
डिक्लेयर किया गया था कलक्कड़ मुथुराई रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे 1975 में 1978 में कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तौर पे भी डिजिग्नेट किया गया था। प्लस इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसकी वजह से जो टी स्टेट के वर्कर्स थे उनको धीरे धीरे यहाँ से जगह खाली करनी पड़ी। अब अगर हम अगस्त्य मलाई लैंडस्केप की बात करें तो आपको पता है कि ये 3 स्टेट्स में कवर होता है ना। यानी कि आपका कर्नाटक भी आ जाता है, तमिलनाडु भी आ जाता है और उसके साथ साथ में केरल भी काउंट हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, श्रीविल्लीपुतूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मेघमलाई और तिरुनेलवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है। 14 रिवर्स ओवरऑल यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है। इसमें एक प्रोमिनेंट रिवर आ जाती है, इसका नाम है थबीरा बराई रिवर। तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसमें भी डाला गया है, जो कि यूनेस्को का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आ जाता है। ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स के सदर्न एक्सटेंशन में लोकेटेड है, तमिलनाडु और केरल के बीच में। आई गेस, सॉरी, कर्नाटक नहीं है इसमें शायद। नहीं, हाँ, कर्नाटक नीलगिरी में आ जाता है। माय बैड, माय बैड, इसमें कर्नाटक इंक्लूडेड नहीं है, तमिलनाडु और केरल है। ठीक है। इसमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं। आगे बात करेंगे कोच राजवंशी कम्युनिटी की। तो असम कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि इनके ऊपर जो केसेस लगाए गए थे उनको ड्रॉप किया जाएगा अलग अलग फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। देखो, ये जो लोग हैं ये अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं कमाटा किंगडम से, जिसके ऊपर रूल करती थी कोच डायनेस्टी, है ना। जिसमें अभी के प्रेजेंट के हमारा असम, वेस्ट बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश का पार्ट आ जाता है। ठीक है। अब ये जो कमाटा किंगडम है, कामटा किंगडम है, ये पुराना असम के ऊपर जो रूल करता था कामरूप किंगडम, अराउंड 13th सेंचुरी के आसपास, उसी के वेस्टर्न पार्ट के आसपास था। ठीक है। जब पाल डायनेस्टी का फॉल हुआ 11th 12th सेंचुरी में। लैंग्वेजेस की बात किया जाए तो लैंग्वेजेस में आ जाती है इनकी राजवंशी या राजवंशी, जिसको बोला जाता है कामटापुरी भी बोला जाता है लैंग्वेज को। 1 करोड़ स्पीकर्स हैं इनके 2001 के सेंसस के हिसाब से। कल्चरल प्रैक्टिस में देखा जाए तो ये एनिमिज्म को फॉलो करते हैं, जो हिंदुज्म का ही एक पार्ट है, मतलब जानवरों की पूजा करना। ठीक है। माइनॉरिटी जो इनमें है उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी अपना रखी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने 62nd नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया है। यानी कि एस एस लॉयल्टी की हम यहाँ बात करते हैं। ये पहला इंडियन ओन्ड स्टीम शिप था। इंडियन ओन्ड था, पहला स्टीम शिप था, जो कि मुंबई से लंदन गया था। कब गया था? April 5, 1990 में। अब इसी की यात्रा को कमेमोरेट किया जाता है। अब अभी के टर्म में देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आ जाता है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ शिप रिसाइकलिंग बाय टनेज। टन के हिसाब से शिप को रिसाइकिल करके उसी के पार्ट्स को पुराने शिप नए शिप में फिट कर लिया जाता है। थर्ड लार्जेस्ट आते हैं। वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल शिपमेंट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि एलपीआई की बात करें तो उसमें हमारी रैंक 44 हुआ करती थी 2018 में, जो कि अब आ चुकी है 22। ठीक है। 2014 से लेके 2023 तक मेजर जो पोर्ट्स हैं उन्होंने अपनी कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज को, कैपेसिटीज को 87% बढ़ा लिया है। जिसमें पैराडिप जो पोर्ट है वो भैया इंडिया का लार्जेस्ट मेजर पोर्ट के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका ने 7 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। पहली डिफेंस डील भी आपकी जो है साइन की है। इसके साथ साथ इंडिया के पीएम को श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि फॉरेनर्स को दिया जाने वाला श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2024 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स और डेटा को उन्होंने रिलीज किया है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने उसमें कुछ पर्टिकुलर इंडाइसेस जारी किए हैं कि सेक्स रेशियो एट बर्थ। इसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि 2014 से लेके 2020 तक अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो रहा है 910, 1000 लड़कियां, जो कि रूरल एरियाज से ज्यादा है। रूरल एरियाज में है 907। मतलब कि फीमेल माइग्रेशन अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हेल्थ के मामले में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1000 लाइव बर्थ पे कितनी माताओं की मृत्यु होती है बच्चे पैदा करते हैं, तो वो 2015 में 122 हुआ करती थी, जो कि 2020 में अराउंड 97 ड्रॉप हो गई है। मतलब फैसिलिटीज बढ़ गई। एजुकेशन की बात किया जाए तो 84.7% जो मेल्स हैं
वो आपके लिटरेट है। 70.30% जो फीमेल्स हैं वो 2017 में आपकी लिटरेट थी। केरल आपका स्मॉलेस्ट जेंडर लिटरेसी गैप, यानी कि मेल्स और फीमेल्स के बीच का एजुकेशन गैप केरल का सबसे कम आता है, जबकि राजस्थान का सबसे हाईएस्ट। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल कितना लेबर फोर्स में आपका पार्टिसिपेट करती हैं, ये 23% हुआ करता था 2017 में, अब आपका 41% हो चुका है 2024। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो वुमेन तकरीबन 39% बैंक अकाउंट्स वुमेन के नाम पर है, जो कि टोटल आपका 39% ही टोटल डिपॉजिट्स में पार्टिसिपेट भी करती हैं। लीडरशिप रोल की बात किया जाए तो वुमेन तकरीबन 28% शेयर है उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, फाइनेंशियल 2025 में। 26% आपका क्या बोलते हैं 20 में हुआ करता। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हुआ है, फीमेल वोटर जो है 2019 में अराउंड 67% थी, लेकिन ये थोड़ा सा कम होकर 65% आ चुका है 2024। और वायलेंस की बात किया जाए तो फिर 1/3 जो मैरिड वुमेन है, जो कि 18 से लेके 49 की एज के बीच में आती हैं, उनको स्पाउसल वायलेंस यानी कि अपने पतियों के द्वारा वायलेंस झेलना पड़ा है, जबकि कर्नाटक लीड कर रहा है इस चीज में 48% के साथ, बिहार सेकंड नंबर पे और मणिपुर है थर्ड नंबर। उसके बाद कर्नाटक का बिकम द फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरल, जिनको जीआई टैग मिला है। अब ये एक चटाई होती है, वुवन होता है, ठीक है। इसको आपका जो है प्रॉपर तरीके से कढ़ाई वढ़ाई की जाती है इसकी। इसको बोला जाता है मिरर मैट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, ठीक है। छोटी छोटी इनर लेयर्स के द्वारा बनाया जाता है, रीड बैम्बू जो रहता है उसको यूज किया जाता है, और ये सर्दी के टाइम पे आपको गर्म रखती है और गर्मी के टाइम पे ठंडा रखती है। पंबन ब्रिज की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नए पंबन ब्रिज को तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया है, मतलब इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। अब वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्या होता है, एक मूवेबल ब्रिज होता है, जो कि आपका ऐसे ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है। अब इसको बनाया गया है रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। 72.5 मीटर का नेविगेशनल स्पैन है, 17 मीटर तक इसकी हाइट ऊपर जा सकती है, जो कि शिप्स को अंदर से पास होने देता है। डोकरा आर्ट की बात करेंगे तो भैया हमारे पीएम जब थाईलैंड गए हैं, तो जब थाईलैंड की पीएम ने हमें तिपितिका दिया है, तो हमने भी इनको क्या दिया है, एक डोकरा ब्रास पीकॉक बोट, इस तरह की नाव जो है वो गिफ्ट की है, ठीक है। अब ये जो स्कल्पचर है इसमें पीकॉक यानी कि मोर की जैसी एक आपको नाव दिखाई देगी, काफी इंट्रिकेट पैटर्न्स हैं, और इसके अंदर जो इनलेस बनाए जाते हैं लेकायर यानी कि लाख के बनाए जाते हैं, जो बहुत जल्दी आग कैच करता है। डोकरा को ढोकरा भी बोला जाता है ना। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, जो कि बनाई जाती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। इसका नाम आता है ढोकरा डमार ट्राइब से, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और ट्राइब्स हैं लाइक गडावास, गोंड, धुरवास, ये भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब जगह ये फैले हुए हैं। उसके बाद 10 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, यानी कि PMM फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, जिसके द्वारा जो भी अनफंडेड, जिनको पैसा नहीं मिलता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जो MSMEs हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, है ना, इनको फंड किया जाता है। 2015 में लॉन्च किया गया था मुद्रा लोन्स प्रोवाइड करने के लिए नॉन कॉर्पोरेट्स को, नॉन फार्म को, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को, कि भैया आपको बिना किसी कोलेटरल के हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देंगे। 20 लाख रुपए तक का आपको जो लोन इसमें दिया जा सकता है, मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, यानी कि MLIs। ये होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो इनरोल्ड है। अब आपके लोन अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे कि शिशु वाला जो लोन है वो दिया जाता है 50,000 तक। किशोर वाला, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है 50,000 से लेके 5 लाख तक, ये दिया जाता है टिल 50,000 तक। तरुण जो है वो दिया जाता है 5 से लेके 10 लाख के बीच में, और तरुण प्लस जो अब आ गया है, ये देता है 10 से लेके 20 लाख। उसके बाद बात करते हैं कुंभकोनम बीटल लीफ और थोगलाई फ्लावर गार्लैंड, तमिलनाडु से इनको जीआई टैग मिला है, क्यों मिला है?
देखो, सबसे पहली बात है, तमिलनाडु के पास अब टोटल 62 जीआई प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। अगर हम कुंभकोनम बीटल लीफ यानी कि पान के पत्ते की बात करें, तो ये अपनी टेंडरनेस के लिए जाना जाता है। 15 से 18 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। बाकी रीजन्स में तकरीबन 30 दिन में आप पान के पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हो। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छी हैं इसकी। फर्टाइल जो एलुवियल सॉइल है आपकी तंजौर और कुंभकोनम रीजन की, वो कंट्रीब्यूट करती है इसकी क्वालिटी में। यानी कि ये तमिल कल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको रिचुअल्स में यूज किया जाता है, वेडिंग्स जो रहती हैं, रिलीजियस जो सेरेमनीज होती हैं, उसमें यूज किया जाता है। और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की बात करें, तो बहुत सारे पुराने लिटरेचर में इनको मेंशन किया गया, खासकर फ्रीडम फाइटर सुब्रमण्यम भारतीयम ने। ठीक है, उन्होंने पोइट्री में काफी कुछ लिखा है इन पत्तों के बारे में। अब इनकी जो लोकल वैरायटी आती है उसको बोला जाता है वेलाई कोडी, जो कि मेडिसिनल बेनिफिट्स कैरी करती है। सर दर्द कम करती है, और इसके साथ साथ खाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है। और थोवलई फ्लावर गार्लैंड की बात करेंगे, तो अलग अलग फूलों से इसको बनाया जाता है। कन्याकुमारी वगैरह में काफी ज्यादा जाना जाता है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी काफी फॉलो किया जाता है। मतलब कि आपको देखने को ऐसे लगेगा कि ये एक चटाई जो है उसको बनाया गया है। ठीक है, तो लेकिन ये आर्टिस्टिक स्किल दिखाती है लोकल आर्टिजन। रंगोली बिहू की बात करते हैं, जिसको बोहाग बिहू भी बोला जाता है, की फेस्टिवल है असम में। ये मिड अप्रैल के टाइम पे मनाया जाता है, यानी कि असमीज न्यू ईयर, नया एग्रीकल्चर सीजन स्टार्ट होता है। यानी कि अब वसंत ऋतु आ चुकी है, अब हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 7 दिन तक ये फेस्टिवल आपका चलता है। हर दिन को जो है आपका जात बिहू बोला जाता है। फर्स्ट डे को बोला जाता है गोरू बिहू। कैटल्स को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, सजाया जाता है, पूजा की जाती है ना, कैटल्स की इंपॉर्टेंस देखी जाती है। उसके बाद सेकंड डे पे आपका रहता है मनुआ बिहू, जिसमें ह्यूमन सेलिब्रेशंस किए जाते हैं, अलग अलग खाने वाने तैयार किए जाते हैं। थर्ड डे इज गोसाई बिहू, जब आपकी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उसके बाद चोल साम्राज्य के समय का इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है राज राज फर्स्ट चोल को। ठीक है, ये आपका मिला है सोमागिरी के पहाड़ों पे, जो कि लाया करता है मेला वललाऊ में, मदुरई में। अब इस इंस्क्रिप्शन में आपका 1000 सी के आसपास का ये इंस्क्रिप्शन है। इसमें राज राज चोल के बारे में बताया गया है कि कैसे पंड्या इलाकों पर उन्होंने इन्फ्लुएंस अपना फैलाया है। कुछ मिलिट्री कमांडर्स के बारे में भी बताया है। आगे बात करते हैं आईएनएस सुनैना का। तो इंडियन नेवी ने एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सुनैना को लॉन्च किया, जो कि इंडियन ओशन शिप सागर जो आपकी स्कीम है उसके अंडर में उसका पार्ट रहेगा, इनिशिएटिव का पार्ट रहेगा। इसको कारवार में लॉन्च किया गया है, कर्नाटक में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इसमें आए थे। और ये जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सागर जो इनिशिएटिव है, उसकी 10th एनिवर्सरी को भी मनाया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम डे वगैरह। फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के नए जीआई टैग्स के बारे में। तो एक तो इसमें आता है नौलैन गुरेर संदेश। ये सर्दियों के टाइम खाई जाने वाली मिठाई है, जो छेना से बनाई जाती है, डेट पाम जैगरी से बनाई जाती है। यूनिक फ्लेवर के लिए जाना जाता है। दूसरा आपका आता है कमारपुर कमारपुकुर सॉरी कमारपुकुर के व्हाइट बॉन्डे। ये आ जाते हैं भाई। ये भी ट्रेडिशनल स्वीट है, जो रिच टेस्ट के लिए जानी जाती है। फिर मुर्शिदाबाद का आता है छन्नारा छन्ना बोरा। ये भी छेना से बनाई जाने वाली एक स्वीट मीट है। और विष्णुपुर के आते हैं मोती चूर के लड्डू, वो तो शायद ये वाले होंगे। ये भी टेस्ट के लिए जाने आते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है, सब टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। एक आता है आपका राधुन, सॉरी इसको मैं सही से लिखता हूँ, राधुन राधुनी सॉरी राधुनी पगल राइस। ये शायद मेरे ख्याल से ये वाले हैं। ठीक है, यूनिक फ्लेवर की वजह से। और मालदा का निस्तारी सिल्क यार, जो स्मूथ टेक्सचर और शीन के लिए जाना जाता है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स से। तो 50th एनिवर्सरी है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की, उसको याद किया गया। ये वर्ल्ड का, ये समझ लीजिए कि अब फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी थी, जिससे पूरी कैटेगरी ऑफ वेपन्स को, जो आपके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, उनको बैन किया गया, है ना। अप्रैल 1972 में इसको स्टार्ट किया गया, ओपन फॉर सिग्नेचर। और ये आपका 1975 में फोर्स में आया। इसको कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स ऑन देयर डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है।
अब सेकंड, डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है एयर पोल्यूशन और हेल्थ पे, ये कंडक्ट की गई कैटरेगेन कोलंबिया में। इसको कोऑर्गेनाइज किया गया था डब्ल्यूएचओ और कोलंबिया और बाकी की यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज लाइक यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ एक्सेट्रा। अब जापान जो है, उनको वार्न किया गया है कि भैया आपका एक पोटेंशियल मेगा क्विक नंकई ट्रफ में बिल्ड हो रहा है। मेगा क्विक का मतलब होता है मेगा थर्स्ट अर्थक्वेक, जिसमें काफी एक्सेप्शनल डिस्ट्रक्टिव पावर रहती है। यूजुअली इसका जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो 8 या उससे ज्यादा होता है। अब नंकई ट्रफ की बात करेंगे। ये जो नंकई ट्रफ है ये है एक सबडक्शन जोन। सबडक्शन के बारे में आपको पता होगा कि भैया दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव कर रही हैं, तो एक चली जाएगी दूसरे के नीचे। तो जब वो ऐसे चली जाएगी और जो जाने वाली होती है वो आपकी ज्यादा डेंस होती है, ज्यादा कूल होती है, ज्यादा हैवी होती है, तो यहाँ पे एक सबडक्शन जोन बन जाता है। मतलब कि इन दोनों की बाउंड्रीज पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक वॉल्केनोस का आर्क मिल जाएगा, है ना। इस तरह का एक आर्क बन जाएगा, आइलैंड्स बन जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो सबडक्शन जोन बन रहा है, यहाँ पर एक तो आपकी फिलीपीन की सी प्लेट है जो आपकी क्या कर रही है, सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर। ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट के अंडर में फिलीपीन की सी प्लेट क्या कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है पैसिफिक ओशन में। ये जो पूरा एरिया है ये आपका जापान के साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट के आसपास आ जाता है और तकरीबन 900 किलोमीटर के आसपास रन कर। फिर ताइवान स्ट्रेट यानी कि ब्लैक डिच की बात करते हैं। ये होता है स्ट्रेट, दो लैंड मासेस के बीच का रास्ता, ताइवान स्ट्रेट। चाइना ने नई मिलिट्री ड्रिल्स यहाँ पे लॉन्च कर दी। इसको नाम दिया है उन्होंने स्ट्रेट थंडर 2025 ए। ये बेसिकली आपके ताइवान स्ट्रेट के मिडिल और सदर्न पार्ट्स में की जा रही है। स्ट्रेट तो मैंने आपको बता ही दिया, एक नैरो बॉडी वाटर की, जो दो लो जो ज्यादा दो बड़ी बॉडीज को कनेक्ट करता है, लाइक ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इनको कनेक्ट करने का काम है ना। इसको फॉर्मोसा नाम से भी जाना जाता है। पोर्टुगीज नेविगेटर्स ने इसका नाम फॉर्मोसा रखा था, ब्यूटीफुल समथिंग करके बोला था। ठीक है। तो ये चाइना की फुकीन जो प्रोविंसेस है और ताइवान के पास में है, इसके बीच में लाई करता है, यहाँ लाई करता है। ठीक है। साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक आपका एक्सटेंड होता है, यानी कि साउथ चाइना सी से लेके ईस्ट चाइना सी तक मेजर ग्लोबल शिपिंग कॉरिडोर है। 44% वर्ल्ड का कंटेनर फ्लीट यहाँ से मूव करता है। अब यहाँ पे है आपकी एक मीडियन लाइन, या इसको बोला जाता है डेविस लाइन, जो कि आपके ताइवान स्ट्रेट के बीच में से आती है, जो ताइवान और चाइना को अलग करती है, बट चाइना उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। आगे मलेशिया, इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। इसकी अगर हम बात करें तो एक गैस पाइपलाइन जो है वो मलेशिया के पुट्रा हाइट्स नाम की जगह है, जो कि वहां के एक सेंटर सेलेनगोर स्टेट में लाई करता है, वहां पर बस्ट हुई है, कई लोगों की घायल भी हुए, है ना। अब मलेशिया आपका कहाँ लाई करता है, मलेशिया आपका लाई करता है साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ। ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया ये पूरा का पूरा एंगल आ जाता है, ये इस तरफ तो इंडिया है आपको पता ही है, हम साउथ एशिया में आते हैं, और ये आ जाता है पूरा अंडमान के बाद में साउथ ईस्ट एशिया। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है साउथ चाइना सी के द्वारा। ठीक है। एक तो आपका आ जाता है पेनिनसुलर मलेशिया, यानी कि ये वाला पार्ट जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसको पेनिनसुला बोला जाता है, यानी कि ये है वेस्ट मलेशिया। और ईस्ट मलेशिया आ जाता है, जो कि आपका आता है ऑन बोर्नियो आइलैंड। ठीक है। लैंड बॉर्डरिंग की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ आ जाता है थाईलैंड, थाईलैंड भी टच करता है इनको। ठीक है। इंडोनेशिया भी टच करता है, ब्रुनेई भी टच करता है। मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करेंगे तो इनके पास में सिंगापुर है, ठीक है, फिलीपींस है, और उसके साथ साथ में आपका वियतनाम भी आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी लाई करती है, स्ट्रेट ऑफ मलाइका नहीं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो अंडमान को यहाँ से कनेक्ट करती है। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, कैलिप सी भी आता है यहाँ पे, इसके साथ साथ साउथ चाइना सी भी इनके आसपास आ रखा है। हाईएस्ट पीक है यहाँ की माउंट किनाबालू। ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स आ जाती है रजांग, किनाबटांग एंड पहा। फिर हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड की बात करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने रेसिप्रोकल 10% टैरिफ बहुत सारे यूएस ट्रेड पार्टनर्स के लिए लगाए थे, कि भैया अगर हमारे लोग तुमसे कोई सामान खरीद रहे हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इसमें हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड भी काउंट आ जाते हैं। हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड्स आपके
अनइनहेबिटेड है, यानी कि यहाँ पर लोग नहीं रहते। ठीक है, कहाँ पर आते हैं ये सब? अंटार्कटिक एरियाज में आ जाते हैं। अंटार्कटिक का जो थोड़ा सा आउटर वाला पार्ट है वहां आ जाते हैं, सदर्न ओशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है इनको, लेकिन चलाने वाली कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये एक वॉल्केनिकली सब आर्कटिक आइलैंड है। और यहाँ से बहुत सारे आपके ग्लेशियल प्रोसेसेस, ग्लेशियल डायनेमिक्स के बारे में आपको काफी कुछ नॉलेज वगैरह मिलती है। मतलब इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में भी डाला। थाईलैंड कैपिटल है बैंकॉक, इसकी बात करते हैं। इंडिया और थाईलैंड ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड कर लिया है ना। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने एक आई स्टैम्प जिसमें रामाकेन को डिपिक्ट किया गया है वो भी रिलीज की है। रामाकेन का मतलब होता है थाईलैंड की रामायण। वहां की म्यूरल पेंटिंग्स को उन्होंने डिपिक्ट करते हुए ये स्टैम्प जारी किया है। अब ये भी भैया आपका साउथ ईस्ट एशिया में लाई कर रहा है ना। यानी कि आसियान का पार्ट है, आसियान के साथ साथ बिम्स्टेक का पार्ट भी है ये। नॉर्थ वेस्ट में भाई इनके पास म्यांमार आ जाता है, कंबोडिया जो है इनके ईस्ट में आ जाता है, लाओस जो है इनके नॉर्थ ईस्ट में आता है, और मलेशिया तो आपको देख ही लिया है, इनके साउथ में आता है। ठीक है, वाटर बॉडीज की बात करें तो भैया यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड आ जाता है, अंडमान सी जो है इनके वेस्ट की तरफ आ जाता है। मेजर रिवर्स में तो आपको पता ही है, मेकोंग, चाओ प्राया वगैरह। क्लाइमेट इनका थोड़ा ट्रॉपिकल मानसून जैसा है, जैसा इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पाया जाता है। और काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट बैंकॉक में कंक्लूड हुई, चेयरमैनशिप थी थाईलैंड की। इसी को फॉलो अप है ये। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इतना लंबा नहीं लिखने वाला मैं, ठीक है। ये होता है बिम्स्टेक। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करने के बाद में बनाया गया था। मतलब कि 7 मेंबर स्टेट्स आ जाते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका चार्टर फिफ्थ समिट जो 2022 में श्रीलंका में हुई थी उसके दौरान फाइनलाइज हुआ था, क्योंकि जब तक सारी की सारी मेंबर कंट्रीज जो है वो साइन ना कर लें तब तक चार्टर आपका फाइनलाइज नहीं होता। फिर हम बात करेंगे वाट फो टेम्पल की। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आपका वाट फो टेम्पल को विजिट किया जो कि थाईलैंड में है। यानी कि ये है एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि बैंकॉक के ही रतनकोशिन आइलैंड में लाई करता है। अब यहाँ पे 46 मीटर का लंबा गोल्ड प्लेटेड रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो है स्टैच्यू है, जो मेडिटेशन में एंटर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट में एंटर कर रहे हैं, उसको डिजिग्नेट करता है। ठीक है, तो ये आपका एक फर्स्ट क्लास रॉयल टेम्पल की कैटेगरी में आता है। ट्रेडिशनल थाई मेडिसिन, थाई मसाज का ओरिजिनेशन यहीं से हुआ था। इसको थाईलैंड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी के तौर पे भी जाना जाता है। अब ये जो राजा राम फर्स्ट थे, ठीक है, जो कि थाईलैंड के थे, चक्री डायनेस्टी के, कि भाई उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल आ जाता है। बाद में राजा राम थर्ड ने इसको रिनोवेट किया। तो मतलब यू कैन इमेजिन कि इंडिया की रामायण का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद में ग्रीनलैंड की बात करते हैं जिसकी कैपिटल है नुक। तो डेनमार्क के जो आपके, कहाँ गया भाई डेनमार्क? भाई डेनमार्क कहाँ चला गया? हाँ चाहिए रहा, सॉरी, ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक्सटेंशन है ना। डेनमार्क यहाँ कहीं होगा, मैं भूल गया। डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि भैया आर्कटिक डिफेंस कोलेबोरेशन बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स क्या बोलना चाह रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रस्ताव रखा था कि भैया हम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया ये जो ग्रीनलैंड है ये एक सेमी ऑटोनोमस डेनिश टेरिटरी है, यानी कि डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक है, जो कि काफी हद तक थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट है। उनको खतरा लगा कि भाई खतरा हो सकता है इससे, है ना। अब इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लाई करता है। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री इज कनाडा। ठीक है, कनाडा का एल्समेयर आइलैंड आ जाता है, जो कि 16 माइल के आसपास ही आ जाता है, यहाँ के आसपास ही आ जाता है। ठीक है, और आइसलैंड जो है ये इनका सबसे नियरेस्ट यूरोपियन नेबर है। भाई यूरोप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टू थर्ड ग्रीनलैंड आपका आर्कटिक सर्कल के ऊपर लाई करता है। आर्कटिक क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर काफी पाया जाता है, यानी कि आइस शीट्स आपको दिखेंगी।
मतलब ग्रीनलैंड पे बहुत ज्यादा बर्फ है, और आइसलैंड जो है वहां पे हरियाली है अच्छी खासी। ठीक है। तो आइस शीट यहाँ की जो आती है वो 80% से ज्यादा आइलैंड को कवर करती है। सेकंड लार्जेस्ट आता है वर्ल्ड में आफ्टर द अंटार्कटिक आइस शीट। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बनाए गए हैं आर्कटिक के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक बेस है। फ्यूचर ट्रांस आर्कटिक शिपिंग, लार्ज डिपॉजिट्स पाई जाती हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, वगैरह वगैरह। फिर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें तो इंडियन लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो समिट ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई उसको अटेंड किया। 1889 में इसको स्टार्ट किया गया था छोटे से ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ। 182 कंट्रीज की मेंबरशिप है, सबसे लेटेस्ट मेंबरशिप है बेलीज की। और उसके साथ साथ 15 एसोसिएट मेंबर्स भी आते हैं। इंडिया भी मेंबर कंट्री है, इनका हेडक्वार्टर आता है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वैसे तो इसकी कैपिटल है मसेरू। की बात करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है। यूएस ने 50% टैरिफ इनके इंपोर्ट्स पे लगा दिया गया है, जो हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के लिए। छोटा सा माउंटेनियस लैंड लॉक्ड कंट्री है, देख सकते हो ना। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सीधा इन लोगों के पास में। इनके बड़े बड़े नेबर इनके पास में है, जैसे कि साउथ अफ्रीका के द्वारा घिरा हुआ है। अब इसको बोला जाता है माउंटेन किंगडम। ठीक है। इसका जो एल्टीट्यूड है ये इसके लेटीट्यूड के हिसाब से ज्यादा आ जाता है। 3096 मीटर के आसपास आता है भाई इनका एल्टीट्यूड। तो ये अपने लेटीट्यूड जो 30 डिग्री साउथ के आसपास लाई करता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। जैसे इंडिया में माउंट आबू थोड़ा हाइट पर है तो ठंडा है। ठीक है। इसके साथ साथ इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों की समुद्री हवाओं का भी प्रभाव इस पे पड़ता है। टेम्परेचर वेरिएशन आते हैं। यहाँ पर आपके जो माउंटेन आते हैं उसमें आता है ड्रैकेंसबर्ग और मलोटी रेंजेस आती हैं। यहाँ पर रिवर लाई करती है, ऑरेंज रिवर, जो साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है, जो लेसोथो के हाईलैंड से ही स्टार्ट होती है। ठीक है। यूनेस्को साइट भी भैया, यहाँ पर आपका मलोटी ड्रैकेंसबर्ग जो पार्क है उसको ट्रांस नेशनल प्रॉपर्टी माना गया है, यानी कि जो दो तीन देशों में फैला हुआ है। फिर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया यूएनसीटी, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट आता है अबाउट पोर्टुगल, जिसकी कैपिटल है इन लिस्बन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विजिट किया पोर्टुगल को। अब पोर्टुगल को अगर आप देखोगे तो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यूरोप का, है ना। अगर ये हमारा पूरा यूरोप है तो यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन आ जाता है, जो कि आइबेरियन, ये जो पूरा पेनिनसुला है ना, इस पूरे पेनिनसुला को बोला जाता है आइबेरियन। आइबेरियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है। ठीक है। इसकी बाउंड्रीज में नॉर्थ की तरफ और इसके ईस्ट की तरफ स्पेन है। साउथ और वेस्ट की तरफ आपका आ जाता है अटलांटिक ओशन। दो ऑटोनोमस रीजन्स आते हैं। एक तो आता है मडायरा का आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो मडायरा का आर्कीपेलागो आता है, और दूसरा आता और अजोरस, अटलांटिक ओशन के आसपास। इनकी सबसे पुरानी सिटी का नाम है लिस्बन। आई गेस दिस इज दैट, लिस्बो, शायद यही है। लिस्बन जो है ये इनकी सबसे पुरानी सिटी का नाम, यूरोप की ओल्डेस्ट सिटीज भी है। अब समुद्र के आसपास है तो मैरीटाइम टेम्परेट का इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कूल और रेनी रहता है नदर्न पार्ट में, और सदर्न पार्ट में थोड़ा सा गर्म और सूखा रहता है। यहाँ पर एक रिवर भी आती है, इसका नाम है टैगस रिवर, जो कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नॉर्थ वाले पार्ट को माउंटेनियस एरिया, और साउथ वाला पार्ट जो है वो आपका थोड़ा प्लेन आ जाता है। हाईएस्ट पॉइंट है इनका पोंटा डो पिको। उसके बाद जया श्री महाबोधि ट्री की बात करेंगे तो जया श्री महाबोधि जो है इसको बो ट्री के नाम से भी बोला जाता है, जो कि श्रीलंका के अनुराधापुरा में सिचुएटेड है। बुद्धिस्ट के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका। तकरीबन 2300 साल पुराना है। ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन प्लांटेड ट्री, जिसकी रिकॉर्डेड प्लांटिंग डेट भी मेंशन्ड है ना। अब ये जो पवित्र आपका पौधा है, ये ओरिजिनल जो हमारा बोधि ट्री था जो महाबोध गया में लगाया हुआ है, ये उसी का एक डिसेंडेंट आ जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध जिनको यहाँ पर स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट मिला था, उसी बोधि ट्री का पार्ट है। ठीक है। तो पीएम मोदी यहाँ पर गए, उन्होंने विजिट किया। अब इसको 288 बीसी में एक राजा थे देवानपिया तिस्सा श्रीलंका के, उन्होंने प्लांट किया। ठीक है। ये ट्री की जो सैपलिंग है ये श्रीलंका में लेके आई थी आपकी संघा मित्रा महाथेरी, यानी कि जो अशोक की पुत्री थी। ठीक है। उनको सीलोन यानी कि श्रीलंका में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। महावंश में सब कुछ बताया गया है इसके बारे में।
कि अनुराधापुर जो है वो एक बुद्धिस्ट तीर्थ स्थल के तौर पे कैसे डेवलप किया गया। कई सारे टेररिस्ट अटैक भी हुए, वेंडलिज्म भी हुआ, ठीक है, लेकिन इसको एक लिविंग लिंक माना जाता है भगवान बुद्ध के साथ। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे न्यूरालिंक की, मतलब हमारे स्टार्ट हो जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले करंट अफेयर्स, ठीक है। तो देखो भाई, ब्लाइंड साइट न्यूरालिंक जो है वो ब्लाइंड साइट इम्प्लांट करना चाहती है, ठीक है, चिप है एक ह्यूमंस में 2025। यानी कि देखो, ब्लाइंड साइट बेसिकली क्या है, एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अगर ये आपके दिमाग में इम्प्लांट कर दी जाएगी तो आपका विजन जो है वो रिस्टोर हो जाए, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर का जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है उस पे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट किया जाएगा। अभी क्या होता है ना, कि ये विजुअल कॉर्टेक्स आपका सेरिब्रल का ब्रेन का एक पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है नर्व सेल टिश्यूज की। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, कि जो भी विजुअल डेटा हमारी आंखें देख रही हैं वो रेटिनास के थ्रू रिले किया जाए। लेकिन बीसीआई के सिस्टम के द्वारा ब्रेन एक्टिविटी को प्रोसेस किया जाएगा और सिग्नल्स को एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में भेजा जाएगा, जो कि यूजर को डायरेक्टली उनके थॉट्स को विजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस जो भी देख रहे हैं उसको विजन में कन्वर्ट कर सकते हैं रेटिना की हेल्प के बिना। अब स्पेस एक्स ने पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है लॉन्च किया है टू क्रूज डायरेक्टली ओवर अर्थ पोलर ऑर्बिट। इसका मिशन का नाम रखा गया है फ्रैम 2, ठीक है। एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है स्पेस एक्स का, उसने लॉन्च किया है। ये तकरीबन आपका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा। इसमें फर्स्ट एक्सरे भी करा जाएगा स्पेस में, ठीक है। इसके साथ साथ मशरूम्स जो हैं उनको कल्टीवेट भी किया जाएगा माइक्रोग्रेविटी में, है ना। अब अर्थ के पोलर ऑर्बिट की बात करते हैं, तो पोलर ऑर्बिट आपका वो ऑर्बिट होता है जहां पे जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या करती है, ऐसे ऑर्बिट करती है, ठीक है। ये होती है भाई आपकी पोलर ऑर्बिट। इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो फॉर एग्जांपल ऐसा है, इसमें डेविएशन तकरीबन 10-10 डिग्री का अलाउ किया जा सकता है, उसको भी पोलर ऑर्बिट माना जाए। पोलर ऑर्बिट आते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तकरीबन 200 से लेके 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड रहता है आपका। जो भी स्पेसक्राफ्ट पोल्स के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है वो पूरे प्लेनेट को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। वेदर के लिए, मैपिंग और स्पाइस सैटेलाइट्स के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर मतलब जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि अर्थ की रोटेशनल स्पीड को हार्नेस नहीं कर सकता है। अब ये आपकी कुछ सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं, इनकी हाइट है, एप्लीकेशन है, डिटेल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम। इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला नहीं। बट अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें आपने डायर वॉल्व्स भी देखे होंगे। तो डायर वॉल्व्स जो है इनका सक्सेसफुल डी एक्सटेंशन किया गया है। मतलब कि एक कंपनी है, इसका नाम है कोलोजल बायो साइंसेस। इन्होंने दो टेक्निक यूज की हैं, एक तो इन्होंने यूज किया है क्लोनिंग और दूसरी इन्होंने की है जीन एडिटिंग। दो एंशियंट सैंपल उठाए हैं डायरवोल्फ डीएनए के, और भैया उसके जरिए उन्होंने तीन पप्स जो हैं उनको पैदा किया है। अब ट्रेडिशनल क्लोनिंग में आग की जगह उन्होंने एक थोड़ा सा लेस इन्वेजिव मेथड चूज किया है। इसको बोला जाता है एंडोथेलियल प्रोजेनाइटर सेल्स, ईपीसीज वाला, ठीक है। इसमें उन्होंने ग्रे वुल्फ जो रहते हैं उनका डीएनए निकाला है, जो डायर वुल्फ के समझ लो क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं। उसके बाद इन जीन्स को उन्होंने दोबारा से एडिट किया है, ठीक है, डायर वुल्फ के डीएनए के साथ मैच करने के लिए, और पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर दिया है। मतलब ये तकरीबन आज से 10 से 13 हजार साल पहले तक एग्जिस्ट करते थे, अब नहीं करते। अब 2025 इकोनॉमी के करंट अफेयर स्टार्ट हो रहे हैं भाई आपके। 2025 यानी कि 90 साल हो चुके हैं आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी को। 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था और उन्होंने अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उन्होंने अनाउंस की थी, ठीक है। इसमें इन्होंने बैंक रेट और कैश रिजर्व रेशियो को फिक्स किया था। बैंक रेट मतलब कि किस रेट पे बैंक आपको पैसा उधार दे रही है, और कैश रिजर्व रेशियो का मतलब रहता है कि किस पर्टिकुलर कितना पैसा बैंक को रखना जरूरी है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसका मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक पैसे को इकोनॉमी में कैसे मैनेज कर रहा है, कम पैसा रखना है, ज्यादा पैसा रखना है, प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है, महंगाई ना बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहे। अब एमपीसी में तकरीबन 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के और 3 भैया मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, और अगर हर मेंबर के पास एक वोट होता है, कोई भी अगर ड्रॉ वाला केस या टाई वाला केस आ जाता है तो आरबीआई के जो क्या नाम है गवर्नर है वो कास्टिंग वोट डालते हैं। उसके बाद इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट तकरीबन 23,622 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, मतलब हम सामान बाहर भेज रहे हैं।
12% का ग्रोथ देखा गया है भैया 2023-2024 में। यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में एक्सेप्ट किया जा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हम पार्ट बन चुके हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन में 174% बढ़ोतरी है 2014 से लेके 2024 के बीच में, मतलब हमारा सेल्फ रिलायंस बढ़ रहा है। जितनी भी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं हमारी, उनमें तकरीबन 42% इंक्रीज देखा गया एक्सपोर्ट्स में, हम सामान बाहर भेज रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 15,223 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, जबकि डीपीएसयूज ने 8,389 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है टोटल। प्रोफेशनल टैक्स की बात करेंगे तो फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी फर्म स्विगी को 7.6 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है पुणे प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट से। प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 276 को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन पे एक टैक्स लगा सकते हैं, ट्रेड्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, इंडिविजुअल्स ने कमाई की है, उसके हिसाब से उनके ऊपर ये टैक्स अलग से लगाया जा सकता है। सबसे लास्ट में आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आडियोटाइटिस निग्रिसेप्स, 4 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चिक्स जो हैं वो हैच्ड हुए हैं आपके सुदासरी सेंटर राजस्थान में। यानी कि बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम का एक माइलस्टोन है। अब ये लोकल है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, एंडेमिक है, मोस्टली राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। छोटी मोटी पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ये होते हैं ओमनीवोरस, यानी कि सब कुछ खाते हैं। ग्रास सीड्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ऑकेशनली छोटे मोटे रोडेंट्स और रेपेटाइल्स भी खाते हैं। WPA 1972 ने इनको डाला है शेड्यूल 1 में, IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड में और साइट्स ने अपेंडिक्स 1 में डाला है। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, गोदावन के नाम से पुकारा जाता है, सोच रही है भी, आई गेस इसको कहा जाता है। ठीक है। तो भैया ये थे हमारे करंट अफेयर्स अप्रैल फर्स्ट वीक के, करने तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करने, ठीक है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स डाउनलोड करने हैं तो नीचे आपको मिलेगी लिंक, उसके द्वारा आप पहुंचोगे CDS ड्राइव में। वीकली करंट अफेयर्स पे क्लिक करना, 2025 के सेक्शन पे क्लिक करना और अप्रैल के सेक्शन पे क्लिक करना। अप्रैल के चारों करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, बाकी मैं आप लोगों को डिटेल्स ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोग अपकमिंग CDS 1 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, CAPF AC 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोनों के लिए आप हमारे ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, और ऑफलाइन बैच हमारे जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 62 में। दोनों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 8839961158 पर आपको भेजनी है, मतलब पूछना है, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, देन फर्दर प्रोसेस बता। ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे वही 2.2 हो चुके हैं, 20.2, ठीक है। टेलीग्राम पे स्कैन करके पहुंच सकते हो, यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल जो है वो वहां पे भी शेयर किया जाता है। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ब्ला ब्ला ब्ला। जय हिंद टू यू ऑल।